नमस्कार दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप लोग रेगुलरली इन वीडियोस को देखकर अपनी जीके को इम्प्रूव कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है सीरीज के अंदर वो है पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी भारत के संविधान का पार्ट 5 ये क्या कहता है। जो पार्ट 5 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये यूनियन गवर्नमेंट के साथ रिलेशन रखता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलेट करता है। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो हम इसको बहुत पार्ट्स में डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद जो इसके बाद वाले जो वीडियोस होंगे उसके अंदर हम इन्हीं प्रोविजंस को एक एक करके और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ताकि हम वो जो एक एक करके वीडियोस को पढ़े उनको हम एक डायरेक्शन में पढ़ सके या उनको आपस में रिलेट कर सके, तो उसके लिए आज का जो वीडियो है हमारा, जो बेसिक्स ऑफ पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, जिसकी हेडिंग है पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर है द यूनियन, यानी कि द यूनियन मतलब कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके आर्टिकल 52 से लेकर 151 के बीच में ये जो आर्टिकल्स हैं हमारे। तो एक बात आप लोग समझिएगा कि ये जो हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट में तीन एस्पेक्ट्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। हमने शुरू के अंदर एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है वो बॉडी ऑफ गवर्नेंस जो कानूनों को इंप्लीमेंट करती है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो नए कानून बनाता है। और जुडिशरी का मतलब होता है देश में जो कानून बने हुए हैं अगर उनका वॉयलेशन किया जाए तो उसके ऊपर क्या सजा देनी है, या फिर वो कानून जो बने हुए हैं उनका असल मतलब क्या है, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सब काम करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की रहती है। तो इस तरीके से ये तीनों आर्म्स अपना अपना काम करती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री के अंदर, किसी भी देश की प्रशासनिक सुविधा के अंदर, प्रशासन के अंदर, ये तीनों के तीनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन तीनों पार्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है और तीनों के बीच में सेपरेशन प्रोवाइड करता है, ताकि हमें यह समझ में आ सके कि कौन सा काम किससे रिलेटेड है। तो जो यूनियन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके साथ जो डील करता है जो पार्ट, वो है पार्ट 5, आर्टिकल 52 से लेकर 151, 52 टू 151, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट का मतलब लेजिस्लेटिव हाउसेस हमारे यहाँ के, पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारा पार्ट 5 है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो चैप्टर नंबर 1 है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग जो हैं ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट माने जाते हैं। तो आर्टिकल 52 से 151 के बीच में पूरा का पूरा यूनियन गवर्नमेंट है। उन 52 से 151 के बीच में जो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है, ये आर्टिकल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एसोसिएट करते हैं। इन आर्टिकल्स के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है, यानी कि देश का राजा माना जाता है, हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, जिन कंट्रीज के अंदर प्रेसिडेंट नहीं होता उन कंट्रीज में मोनार्की या किंग होता है। क्योंकि भारत एक रिपब्लिक है तो भारत में हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो भारत का राजा है, वो जन्म के आधार पर नहीं है, वो इलेक्शंस या मेरिट के आधार पर है। तो इसीलिए हमारे हेड ऑफ द स्टेट को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। और वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट के साथ साथ हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी है।
तो यानी कि हमारा प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी है। कौन चुनता है हमारे प्रेसिडेंट को? हमारा प्रेसिडेंट जो है इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हमारे प्रेसिडेंट को कौन लोग चुनते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर्स चुनते हैं, और साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है, जो स्टेट्स के अंदर दिल्ली, पुडुचेरी के अंदर जो दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो असेंबलीज है, प्लस जो स्टेट्स के अंदर असेंबलीज है, उनके जो विधायक लोग हैं वो मिलकर हमारा राष्ट्रपति चुनते हैं। और हमारा जो राष्ट्रपति है, ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स, 5 साल की उसकी टर्म होती है। नेक्स्ट आता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेट करते हुए आर्टिकल्स है 63 टू 71। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारत में सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस माना जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मानी जाती है। जब प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी पर नहीं होता या किसी कारण से प्रेसिडेंट की कुर्सी रिक्त हो जाती है भारत में, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है। वाइस प्रेसिडेंट की एक और बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। यानी कि हमारे लोकसभा में तो स्पीकर होता है, हमारे राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होता है। तो जो चेयरमैन होता है, जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा, वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। इसका उल्टा सच नहीं है। राज्यसभा का चेयरमैन भारत का वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट, भारत का वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। राज्यसभा का चेयरमैन जो है, ऐसा हो सकता है, हमें लग सकता है कि राज्यसभा का चेयरमैन तो राज्यसभा के लोगों के द्वारा ही चुना होगा, बट ऐसा नहीं है। जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेस ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर, और जिसको भी हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है उसी को हम मानते हैं कि वो हमारे राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा। उसके अलावा अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके हाथ में रियल पावर मानी जाती है एग्जीक्यूटिव की, वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, उनका जो अध्यक्ष है, उनका जो प्रेसिडेंट है, उनका जो हेड है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। असली सरकार जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, और असली सरकार का मुखिया जो है भारत में, वो है प्राइम मिनिस्टर। और इनके बारे में जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो है आर्टिकल 74 और 75 के बीच में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर हेडेड इन इंडिया बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये जो प्राइम मिनिस्टर और इनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करते हैं, ये उसको समझाते हैं, बताते हैं, उन्हें अवगत करवाते हैं देश की कंडीशंस के बारे में। और प्रेसिडेंट जो भी फैसला लेता है वो केवल और केवल प्रधानमंत्री और उसकी टीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछकर ही लेता है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर और इनकी टीम होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। इनके बाद यूनियन के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। साफ शब्दों में कहें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 76 में है, वो कौन है? ये एक ऐसा व्यक्ति है जो देश की सरकार का वकील है। वकालत के मामले में या लॉज के मामले में, कानून के मामले में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पर्सन है किसी देश की सरकार के लिए, भारत देश की सरकार के लिए, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, वो पार्लियामेंट में बैठ सकता है और किसी भी देश की अदालत में भी जाकर बैठ सकता है। और अदालतों के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सरकार का हमेशा पक्ष रखता है। हम ये समझते हैं कि सरकार को जुडिशरी के सामने रिप्रेजेंट करने वाला जो एक अधिकारी है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अब क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकार का वकील होता है, इसीलिए वो तभी तक अपना ऑफिस रख सकता है जब तक प्रेसिडेंट उसे उसका ऑफिस रखने के लिए बोलता है। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, प्रेसिडेंट का मतलब जब तक प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को कहेंगे कि हाँ जी हम चाहते हैं हमारे वकील साहब यही रहे, तब तक वो वकील साहब रहेंगे। जिस दिन आपको आपका वकील पसंद नहीं आएगा, जिस दिन आपका वकील जो है आपकी बात नहीं सुनेगा या आपकी बात को अच्छे से कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, उसी दिन अटॉर्नी जनरल को जो सरकार है वो हटा सकती है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज्यादा
प्रोविजंस नहीं है कि अटॉर्नी जनरल को कैसे हटाना है। अपने वकील को आप अपनी मर्जी से हटा सकते हो। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसीलिए तब भी प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को कभी भी उसकी कुर्सी से हटा सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 2 आता है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब है लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट वैसे तो एग्जीक्यूटिव हाउस भी हो सकता है और जुडिशरी का भी थोड़ा सा पार्ट टच करता है, लेकिन असल में पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेटिव हाउस ही माना जाता है। लेजिस्लेटिव हाउस का मतलब कि पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि वो भारतवर्ष के लिए, भारत देश के लिए कानून बनाए। पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं। पहली बात यह कि पार्लियामेंट का जो कॉम्पोजिशन है वो आर्टिकल 79 से लेकर 122 के बीच में आता है। आर्टिकल 79 टू 122 आर्टिकल्स जो है वो पार्लियामेंट से रिलेट करते हैं। हमारे पार्लियामेंट को बाई कैमरल बोला जाता है। बाई कैमरल का मतलब कि हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं। पहला हाउस है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। इसके अंदर जो लोग बैठते हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में बैठते हैं, वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। उनका टर्म 5 साल का होता है। और दूसरा जो हाउस है वो है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसको वैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम लोग इसको अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं। ऐसा जब भी आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो आपको हमेशा देखने में लगेगा, और ऐसा है भी, कि लोकसभा की पावर जो है वो राज्यसभा से ज्यादा है। लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा को अपर हाउस बुलाया जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस बुलाया जाता है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा में जो व्यक्ति बैठता है, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। जो जैसे हरियाणा है, हरियाणा में 90 विधायक है, 90 एमएलएज हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। तो हरियाणा से जो 5 लोग राज्यसभा में जाते हैं, ये 90 लोग उन 5 लोगों को चुनते हैं। हरियाणा राज्य की जो जनता है वो उन 5 लोगों को नहीं चुनती है जो राज्यसभा में जाकर बैठते हैं। हरियाणा राज्य की जनता ने जिन 90 विधायकों को चुना है, वो 90 विधायक उन 5 लोगों को चुनते हैं। जबकि लोकसभा के अंदर हरियाणा की 10 सीटें हैं। उन 10 सीटों पर जो लोग बैठते हैं, जो एमपीज बैठते हैं, उनको चुनने का अधिकार हरियाणा राज्य के लोगों को है। लेकिन राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनको डायरेक्टली चुनने का अधिकार हरियाणा राज्य के लोगों के पास नहीं है। ये अधिकार लेजिस्लेटिव हाउस के पास है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो राज्यसभा है, यहां पर लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। क्या काम होता है हमारी पार्लियामेंट का, फंक्शंस एंड पावर्स क्या है? ये लेजिस्लेटिव पावर्स टू मेक लॉज ऑन यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो हमारी 3 लिस्ट्स होती हैं, शेड्यूल 7 के अंदर जो 3 लिस्टें दे रखी है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, उनमें यूनियन और कॉन्करेंट के ऊपर कानून पार्लियामेंट बना सकता है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट के पास कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, जैसे कि बजट को पास करना और मनी बिल्स को पास करना। मनी बिल्स को पास करने का एकाधिकार हमारी लोकसभा के पास है, तो ये भी पार्लियामेंट की एक पावर्स में आता है। फिर एक बहुत बड़ा काम हमारी पार्लियामेंट करती है, वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारे देश का संविधान जो है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो उसको कुछ चेंजेस उसमें लेकर आ सकती है। कुछ काम पार्लियामेंट के जुडिशरी से भी रिलेटेड है। अगर कोई गलत काम करता है, कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, तो जज जो है, जुडिशरी जो है, ये पता लगाती है कि इसने क्या गलत काम किया है और वो उसको सजा देती है। लेकिन अगर जुडिशरी का ही कोई व्यक्ति गलत काम करता है, अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज ही गलत काम करता है, तो उसे हटाने का फैसला कौन करता है? उसे हटाने का फैसला करती है हमारी पार्लियामेंट। इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो हमारी पार्लियामेंट के पास कुछ ना कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ जजेस, ये वाला काम भी हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। हमारी पार्लियामेंट जो है, लोकसभा और राज्यसभा, साल में वैसे तो
कोई वैसे सरकार के हिसाब से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन बना हुआ है वो है कि 3 सेशंस हर साल हमारी पार्लियामेंट में ऑर्गेनाइज होते हैं। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। तो किसी भी रैंडम ईयर के अंदर हमारी पार्लियामेंट में 3 सेशंस जो है वो ऑपरेट करते हैं, और उन सेशंस को कोरम और वोटिंग प्रोसीजर्स के द्वारा आउटलाइन किया जाता है। यानी कि सेशन शुरू होने के लिए, पार्लियामेंट्री सेशन के लिए कम से कम इतने लोगों का प्रेजेंट होना, जिसे हम कोरम बोलते हैं, वो होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो वोटिंग प्रोसीजर्स है वो भी डिफाइंड है कि कब किसने कैसे वोट करना है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 3 ऑफ यूनिट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वैसे तो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन कुछ पावर्स उसके पास लॉ मेकिंग की भी है। जो लॉ मेकिंग के पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं वो एनश्राइंड है आर्टिकल 123 और 86 और 87 के अंदर, आर्टिकल 123 और साथ में प्लस आर्टिकल 86 एंड 87 के अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट भी डिफाइन की गई हैं। जैसे कि कोई सेशन पार्लियामेंट का कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। दूसरा, लोकसभा कब डिसॉल्व की जानी चाहिए, लोकसभा को कब भंग करना है, कब सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है और लोकसभा को भंग करने की जरूरत है, इसका फैसला निष्कर्ष कौन निकाल सकता है? प्रेसिडेंट। तो डिसॉल्व द लोकसभा का भी जो काम है वो प्रेसिडेंट के पास है। तीसरा, जब पार्लियामेंट कोई कानून पास कर देती है तो उसके ऊपर आखिरी मोहर लगाने का काम प्रेसिडेंट का होता है। अगर प्रेसिडेंट उसके ऊपर मोहर नहीं लगाएगा, अपना ठप्पा नहीं लगाएगा, सिग्नेचर नहीं करेगा, उसको असेंट नहीं देगा, उसको ये नहीं कहेगा कि अब से इसको कानून बना दिया जाए, तब तक वो कानून बन नहीं सकता। तो गिविंग असेंट, या फिर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि असेंट नहीं देनी है, ये चीज कानून नहीं बननी चाहिए, तो वो विदहोल्ड असेंट कर सकता है बिल्स को। और जब किसी बिल को अप्रूवल असेंट मिल जाता है प्रेसिडेंट का, तो फिर वो बिल क्या बन जाता है? वो बन जाता है कानून। तो बिल को कानून बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट का अप्रूवल या असेंट। उसके बाद अगर कभी कोई कानून बड़ा जरूरी बनाना पड़ जाए, लेकिन उस टाइम पर पार्लियामेंट सेशन में ना हो, तो क्या वो कानून नहीं बन सकता? बन सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट की रिसेस के समय, जब रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट चल रही हो, यानी हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ऐसे टाइम में ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट कर सकता है, मतलब कुछ समय के लिए टेम्परेरी कानून बना सकता है। ये काम प्रेसिडेंट जो है वो कर सकता है। तो ये हमारे 3 चैप्टर्स हो गए यूनिट 5 के अंदर। पार्ट 5 का चौथा चैप्टर है हमारा यूनियन जुडिशरी, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 124 से लेकर 147 तक। ये आर्टिकल्स 124 टू 147 ये सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में ये माना जाता है कि ये भारत की एपेक्स कोर्ट है। सबसे ऊंची अदालत, सर्वोच्च न्यायालय भारत में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं और उनके साथ कुछ और जजेस भी बैठते हैं जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये सारे जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस वगैरह मिलकर ये सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं। इनका फंक्शन इंक्लूड करता है ओरिजिनल, एपलेट और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। हम डिटेल में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की इन पावर्स के बारे में। अगर बेसिक बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किए जा सकते हैं। एपलेट जुरिसडिक्शन का मतलब होता है, एपलेट का मतलब कि सबसे ऊंचा जुरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है और इसके बाद कोई और अदालत नहीं बचती। और तीसरा है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। कई बार हमारे देश की सरकार दुविधा में होती है कि कोई ये काम करे या ना करे, और उनको ये डर होता है कि अगर हमने ये काम किया तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस काम के अगेंस्ट में, इस कानून के अगेंस्ट में कोई केस फाइल कर देगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो केस वो व्यक्ति जीत जाए। इसमें हमारे देश की सरकार की बदनामी हो सकती है। तो ऐसे में भारत सरकार
काम को करने से पहले, पॉलिसी को लाने से पहले या कानून को लाने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट से एक मशवरा कर सकती है, एक सजेशन ले सकती है, एडवाइस ले सकती है प्रेसिडेंट के थ्रू। वो प्रेसिडेंट को कहेंगे कि आप कृपया सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि क्या हम ये कानून, ये पॉलिसी बना सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको ये कह देते हैं कि हाँ जी आप ये पॉलिसी, ये कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का भी काम करती है। और लास्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत भारत में फंडामेंटल राइट्स को भी एनफोर्स करवाती है। आपने ये पढ़ा है कि आर्टिकल 32 के तहत भारत में रिट पिटीशन को फाइल किया जा सकता है। रिट पिटीशन 5 प्रकार की होती है, जो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के वीडियो में डिस्कस की थी। 5 प्रकार के रिट पिटीशन जो है उनके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, जो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आता है। और आखिरी जो प्रोविजन है, आखिरी जो चैप्टर है यूनिट पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है चैप्टर नंबर 5, विच इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो है 148 टू 151। ये कौन है? भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार की जो कंपनियां हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें होने वाला खर्चा जो है उसकी ऑडिटर, उसका ऑडिट रिपोर्ट, उसकी ऑडिटिंग कौन करता है? ये करते हैं सीएजी। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, तो सरकार के ऊपर जिसकी रेड पड़ती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है, सरकार के ऊपर रेड पड़ती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। जैसे हम डर जाते हैं कि इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है, वैसे सरकार के डिपार्टमेंट डर जाते हैं कि सीएजी जो है वो ऑडिट करने आ गया। तो ऑडिटिंग का काम, खातों की जांच का काम, ये किसके पल्ले है? ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हिस्से में ये काम आता है। बहुत बार आजाद भारत के अंदर बहुत डिपार्टमेंट्स जो हैं उसके अंदर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके ये बताया है कि यहाँ करप्शन चल रहा था और इतने का नुकसान हुआ है भारत सरकार को। हमारे देश में किसी जमाने में कोई चारा घोटाला हुआ था, तो उसके अंदर सीएजी की जो रिपोर्ट है वो बहुत मायने रखी, उस रिपोर्ट के बहुत मायने थे। 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, ये कुछ स्कैम्स जो है ये हमारे देश में सीएजी ने कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पर इन स्कैम्स को उजागर किया है। तो ये क्या है? ये है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑडिट अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। और भारत में जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है उनके खातों की ऑडिट करती है। ऑडिट करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार करती है और रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को भी सबमिट करवाती है और पार्लियामेंट के पटल पर भी रखती है, ताकि जो सरकार है उससे सवाल जवाब किए जा सके कि हाँ जी रिपोर्ट आई है ऑडिट की, इसमें ये खामियां बताई गई हैं, जरा बताइए कि ये खामियां क्यों हैं। तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि ये सरकार के अगेंस्ट में काम करता है सीएजी, सरकार के ऊपर बैठकर काम करता है, इसीलिए इंश्योर किया जाता है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाकर रखा जाता है। और सीएजी को हटाना कोई आसान बात नहीं होती है, और इसीलिए सीएजी की पावर्स जो है वो काफी ज्यादा दी गई है, और इसीलिए इसे यूनिट 5 के अंदर, पार्ट 5 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये था डिस्कशन हमारा पार्ट 5 के बेसिक्स के बारे में, द यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। तो हम लोग इस बारे में ये कह सकते हैं कि पार्ट 5 एस्टैब्लिशेस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में है पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिफाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज टू इंश्योर अ डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जिम्मेदारी क्या है कि भारत देश को एक बहुत अच्छा प्रशासन, गवर्नेंस मिल सके। पार्ट 5 इसी के बारे में डिस्कशन करता है। तो मैं समझता हूं कि आपको पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए वो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगले वीडियोस में हम पार्ट 5 के जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में हम
नए टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।